आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मुंबई ITAT ने डिसाइड किया। केस का नाम है यशम बायो साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस DCIT। फ्रेंड्स, इस केस में ITAT के पास 3 इशू इन्वॉल्व थे। पहला इशू ये था कि असेसी ने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स दिए हुए थे। शेयर होल्डिंग कॉमन होने की वजह से डिपार्टमेंट ने सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज E के अंदर उसको डीम्ड इनकम लिया हुआ था। जब ये मैटर ITAT ने पूरा गो थ्रू किया तो असेसी की जो दलीलें थी अपने फेवर में वो ये थी कि ये जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स दिए गए हैं ये शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन के लिए दिए गए हैं और ड्यूरिंग द ईयर जो है सारे के सारे लोन स्क्वेयर अप हो गए थे और असेसी ने 12.5% जो इंटरेस्ट भी जो है वो उन पर चार्ज किया था। और ये जो लोन्स दिए गए थे ये ड्यू टू द अर्जेंसी ऑफ द बिजनेस की वजह से दिए गए थे और दोनों कंपनीज का जो इंटर कॉर्पोरेट ये जो था लोन्स दिए गए थे दोनों कंपनीज का करीबन बिजनेस सेम था। तो इसीलिए इन लोन्स का जो मेन मकसद था वो कहीं ना कहीं डिविडेंड देना नहीं था, बल्कि ये लोन बिजनेस पर्पस के लिए दिए गए थे। तो ITAT ने फ्रेंड्स इस केस में जो अपना डिसीजन दिया वो असेसी के फेवर में दिया और ये कहा कि जहां पे भी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स दिए गए हैं और वो बिजनेस पर्पस के लिए दिए गए हैं तो वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज E के दायरे में नहीं आते, क्योंकि इन लोन्स को देने से कहीं पे भी एक्चुअली में शेयर होल्डर्स के पास पैसा नहीं गया है, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज E की एक्चुअल इंटेंट थी कि यदि शेयर होल्डर को यदि बेनिफिट हुआ है और कंपनी ने कोई एक ऐसा वाया मीडिया निकाला है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से बचना चाहता है तो ये सेक्शन जो है वो अप्लाई होता है। तो इस केस में फ्रेंड्स ITAT ने जो है वो डीम डिविडेंड की जो बात थी, जो टैक्स लिया था डिपार्टमेंट ने, उसको खारिज कर दिया। असेसी ने अपने फेवर में एक और प्ली दिया था, वो ये दिया था कि डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है डीम डिविडेंड पे जो ये कहता है कि यदि जो लोन दिए गए हैं वो लोन बिजनेस पर्पस के लिए दिए गए हैं तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज E जो है वो अप्लाई नहीं होता। फ्रेंड्स, इस केस में दूसरा इशू ये था कि जो असेसी था उसके जो नेट ऑन फंड थे वो करीबन 3.5 करोड़ रुपए के थे और उसने कुछ 27 कुछ बाहर से पैसा भी उधार लिया हुआ था जिसपे उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था और बाद में असेसी ने कुछ लोन्स बाहर भी इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस भी दिए हुए थे। तो डिपार्टमेंट ने ये प्ली लिया कि जो असेसी ने इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस दिए हुए हैं वो असेसी ने लोन लेकर के दिए हुए हैं, इसलिए डिपार्टमेंट ने जो असेसी ने इंटरेस्ट पे किया है उस इंटरेस्ट को डिसअलाउ कर दिया। जब ITAT ने इस मैटर को देखा तो ITAT ने इस बात पे ये कहा कि जब कभी भी असेसी के नेट ऑन फंड्स ज्यादा होंगे और उसने लोन कम लिया हुआ होगा तो ये माना जाएगा कि जो भी असेसी ने एडवांस दिया है, इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस दिए हैं, वो उसके नेट ऑन फंड्स में से दिए हैं, ना कि ये माना जाएगा कि उसने ये पैसा लोन लेकर के दिया है। तो इस केस में मुंबई ITAT ने जो सेकंड इशू था वो भी असेसी के फेवर में डिसाइड किया। अब इन्हीं लाइंस पर एक थर्ड इशू और ये था कि असेसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी जिस पर उसको टैक्स फ्री इनकम जनरेट हो रही थी, डिविडेंड आ रहा था। तो फिर दोबारा जो है वो डिपार्टमेंट ने ये कहा कि सेक्शन 14A में एडिशन करते हुए कि असेसी ने ये जो डीम्ड इनकम जो ये एग्जेम्प्ट इनकम कमाई है इसके ऊपर जो खर्चा क्लेम किया है वो खर्चा जो है वो डिसअलाउ होना चाहिए।
तो इस मैटर पे भी मुंबई आईटीएटी ने ये कहा कि जब कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति होगी जहां पे एसएससी के नेट ओन फंड्स उसके जो उसने लोन लिया हुआ है उससे ज़्यादा है, तो ये माना जाएगा कि जो भी उसने इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है वो उस पैसे में से इन्वेस्ट किया है जो उसके अपने नेट ओन फंड है, और सेक्शन 14A जो है वो लागू नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस केस में तीनों इश्यूज जो है वो एसएससी के फेवर में डिसाइड हुए, और इन तीनों पॉइंट्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा क्लियर जजमेंट जो है वो सामने आता है, जो कि एसएससी के फेवर में है, और बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में जो है आईटीएटी ने एसएससी को के पक्ष में जो है वो अपना निर्णय सुनाया। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप दैट you like my deliberation of the various cases. Good evening. Thank you.